राम राम सर, कैसे हैं आप? राम राम भाई, बहुत बढ़िया। आप कैसे हैं? मैं भी बहुत अच्छा हूँ सर, और थैंक यू आज पॉडकास्ट में आने के लिए इतनी सर्दी में। और दोस्तों, आपको भी राम राम। सर्दी के दिन चल रहे हैं, नया साल मुबारक हो सभी को, सर को भी। और अपने पॉडकास्ट का ये 168 एपिसोड है सर। 2 बार पहले भी हमारी पॉडकास्ट में शिरकत कर चुके हैं। एक बार हमने बात की थी 19th सेंचुरी हरियाणा के, एक बार हमने इसके अलावा हरियाणा और पंजाब का जो टसल है, जो उनकी डिफरेंट ग्रोथ स्टोरी, डिफरेंट ट्रेजेक्टरी पे बात की थी। और कर्नल योगेंद्र सिंह जो है, आफ्टर रिटायरिंग फ्रॉम द आर्मी, इन्होंने कई किताबें लिखी हैं। 2-3 किताबें तो मेरे पास हैं। हल व शमशीर बड़ी अच्छी किताब है, मैं बहुत जगह उनको रिकमेंड कर चुका हूँ। हरियाणा की पॉलिटिको मिलिट्री हिस्ट्री पर बहुत अच्छी किताब, और मेरे ख्याल से एकमात्र किताब है। इसके अलावा 19th सेंचुरी हरियाणा के ऊपर एक किताब है सर की, और एक सिपॉयज ब्लिट्सक्रीग एक किताब है, वो भी बड़ी अच्छी है। तो मैं चाहूंगा कि मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा कि वो किताबें जरूर पढ़े। आज का जो हमारा विषय है, टॉपिक है, वो है हरियाणाज विलेज मॉरल इकोनॉमी। सर ने इसके बारे में सेकंड हरियाणा लिटरेरी फेस्टिवल जो हुआ था झज्जर में 30 सितंबर 29 और 30 सितंबर को पिछले साल, उसमें थोड़ी सी बात की थी। आज चाहेंगे तफसील से सर इस पे अपनी निगाह डालें। तो सर, स्वागत के साथ साथ पहला चीज तो यही है कि हम दोनों का ताल्लुक कहीं ना कहीं गांव से है। आपका झज्जर से, मेरा सोनीपत से, ओल्ड रोहतक जिला ही रहा है। तो हम अपने गांव से निकल आए, आप और मैं आज फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली गांव में नहीं रहते अपने। तो आप एक हमारे सामने बड़ी आइडियलिस्टिक पिक्चर प्रेजेंट करते हैं। मेरे फादर से जब मैं बात करता हूँ गांव की, मैं आपकी बात सुनता हूँ। अब सुनीता करोथवाल मैडम का इंटरव्यू था, तो वो अपने नाना का गांव जैसे कविता में बताती हैं, एक नॉस्टैल्जिया भर जाता है जब हम गांव की बात करते हैं, खासतौर पर हरियाणवी गांव की। तो ये हरियाणवी गांव के नॉस्टैल्जिया के साथ साथ ये मॉरल इकोनॉमी उससे कैसे रिलेटेड है? तो किसी को समझाएं, किसी लेमैन को, तो ये टर्म का मतलब क्या है और किस तरह आप इसको एक्सप्लेन करेंगे? देखो, जब हम किसी चीज, खासतौर पे जो हमारी रूट्स हैं, अधिकतर लोग उनको याद करेंगे तो एक भावना आती है। किसी के दिल में भावना आती है कि मैं उसको याद नहीं रखना चाहता, मैं उससे दूर हो गया हूं, अब मैं उसमें वापस नहीं जाना चाहता। वो इसलिए आती है क्योंकि उसका जो एक्सपीरियंस था, लिव्ड एक्सपीरियंस था उस अपने रूट्स में, गांव में, वो इतना खुशी वाला नहीं था। हम जब, जिनका जैसे आपने जिक्र किया, सुनीता, मेरा, आपके पिताजी, हमारा जो लिव्ड एक्सपीरियंस है वो बहुत बढ़िया रहा है। हमारे, आप हर एक, देखिए, अब दुनिया में वो कहते हैं ना, जनाडू नाम का एक जगह मानी जाती है जो आइडियल जगह है, जहाँ कोई एजिंग नहीं होती, सब कुछ हमेशा कुछ जन्नत, स्वर्ग। तो ऐसा तो कोई जमीन पे तो है नहीं, ये तो सब आपको बड़े वो उसके बाद कहीं आफ्टर लाइफ में मिलने वाली चीजें हैं। हमारे गांव, यानी हरियाणा के गांव, कंटेम्प्रेरी गांव के मुकाबले में इस दुनिया में स्वर्ग थे। ये एक सच्चाई है जो मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि मैं यहां पैदा हूं, मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये ऐतिहासिक तथ्यों पे आधारित है। और इसीलिए जब हम उनकी बात करते हैं तो हमारे अंदर एक खुशी आती है, हम अंदर से बहुत खुश होते हैं। और वो जो लॉस है उसको हम वी कंसिडर इट अ लॉस, वी डोंट कंसिडर आवर मूवमेंट इनटू द अर्बन एनवायरनमेंट एज एन अचीवमेंट, इट्स अ कंपल्शन। हमारे ऊपर एक कंपल्शन आ गया है, इकोनॉमिक कंडीशन चेंज हो गई, और फैक्टर्स प्ले में आ गए, तो हमारे को वहां से निकल के आना पड़ा है। हमारी आत्मा वही है, क्योंकि हमने देखा है दुनिया को, और इस दुनिया में जो कंटेम्प्रेरी टाइम्स में, आप सन 1700 के पूरे भारत को ले लीजिए, सन 1800 के पूरे भारत को ले लीजिए। 1700-1800 में इसलिए कह रहा हूं कि उस समय से हमारे पास रिकॉर्ड्स हैं जिनके बेसिस पे हम कंपेयर कर सकते हैं। एक बिहार का गांव, एक लाहौर सूबा जिसको आज के दिन पंजाब कहते हैं, उसका गांव, राजस्थान का गांव, और हरियाणा का गांव या डेक्कन का गांव।
जी इसलिए सही। अच्छा सर, आपने बात की कि हमारे पास दस्तावेज हैं, रिकॉर्ड हैं, हम कंपैरिजन कर सकते हैं। आपने बात की थी सन 1783 अकाल पड़ा था, तो हमारे गांव जो थे वो जूझते भी रहे, मतलब वो उस पे आक्रमण भी होते रहे उन गांवों पर, उन गांवों में वो अकाल भी पड़ते रहे, मजबूरियां भी होती रही, लोग पलायन भी करते रहे, लेकिन गांव फिर भी फंडामेंटल यूनिट रहे हरियाणवी सोसाइटी की। तो ये क्या कारण था? ये हमारी रेजिलियंस थी, मतलब वो वापस कहते थे कि भाई 15 साल बाद फिर अपने गांव में वापस आ गए, माइग्रेट करके कुछ लोग, कम से 80% गांव फिर आबाद हो गया। तो इस टाइप की जो चीजें हैं कि इतनी फंडामेंटल जो यूनिट है वो बरकरार रही और ये रेजिलियंस रही, और 60s 70 बल्कि 80s तक गांव ही मतलब प्रीडोमिनेंट वो थे हरियाणवी सोसाइटी का जो कल्चर है, सो कॉल्ड जो कुछ था। तो इसके और इतिहास भी रहा होगा कि गांव बसे कैसे, एंशिएंट हरियाणा कैसा था, थानेसर के टाइम जब हर्षवर्धन यहाँ राज करता था, उससे पहले भी। लेकिन हम मिडिवल टाइम से बात करें, जब से हमारे पास कुछ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस आते हैं, तो सल्तनत और मुगल पीरियड के बाद तो ये गांव बसे, और ये रेजिलियंस क्यों है इतनी? मतलब पहला सवाल यही है। 1783 का फैमिन ऑफ 1783, जिसको हम सन चालीसा कहते हैं अपनी भाषा में, इसका स्टडी और इसका आज के दिन इसके बारे में जानकारी, ये अपने आप में एक बड़ा इंटरेस्टिंग विषय है। और ये जो आपने एक शब्द इस्तेमाल किया, रेजिलियंस, क्या होता है कि किसी भी आपके अंदर रेजिलियंस आती है आपकी हिम्मत से, जो आप बुरे या नेगेटिव को छोड़ के पॉजिटिव पे ध्यान देते हो। तो आपके कैरेक्टर में एक रेजिलियंस आती है कि आप ठोकर खा के दोबारा खड़े हो गए और चल पड़े, अपना झाड़ के फिर से चल पड़े। ये रेजिलियंस हमारे यहाँ पे कंपल्शन थी। हम भारत के एक ऐसे टुकड़े में रह रहे थे कि जो भी आएगा जाएगा वो यहीं से गुजरेगा और यहां से गुजरेगा, और दिल्ली और आगरा जो हमारे राजनीतिक केंद्र थे हिंदुस्तान के, उनके ऊपर अगर वो कब्जा करने की सोचेगा तो इस इलाके में उसका युद्ध होगा, और युद्ध होगा तो अफरा तफरी होगी, अफरा तफरी होगी तो बढ़ेगी, अफरा तफरी होगी तो लोगों को नुकसान होएगा। वो कहते हैं जोटे लड़े झाड़ा का खो। तो भाई हाँ, गांव तो फिर मतलब गांव पर असर आएगा। तो एक मैं शुरू में बड़ा सरप्राइज होता था कि क्यों हम लोग बात नहीं करते अपने इतिहास की। तो हमारा इतिहास इतना स्ट्रगल वाला रहा है कि शायद हमने एक सोसाइटी के तौर पे कलेक्टिव पर्दा डाल दिया है, जो हमारे साथ दुर्घटनाएं हुई उनके ऊपर, और उनकी तरफ हम मुड़ के नहीं देखते। और एक हमने ना अब हमारे दिमाग में एक हिंदी पिक्चर बन गई है। हिंदी पिक्चर आप समझते हैं, हीरो हीरोइन, लॉट ऑफ स्ट्रगल, इन द एंड दे लिव हैप्पीली एवर आफ्टर। तो अब हम सोचते हैं, हम पास से वो चीजें उठा के लाना चाहते हैं और उनको अपनाना चाहते हैं जो हमें खुशी दे। तो आप देखोगे जवान बच्चा पीछे रॉयल फलाना कोई, ये जो बातें हैं ये ऐसी बेतुकी बातें हैं, इनका हमारे इतिहास से कोई संबंध नहीं। हमारे कोई राजा नहीं होता था, तो कहां से रॉयल हो गए? हम एक मेहनत का समाज थे, तो हमारे अंदर गर्व होना चाहिए मेहनत कशी का। तो ये जो हम भूलने का है, ये मेरे ख्याल में हमारा वो है पार्ट ऑफ दैट साइके कि हम वी वांट टू फॉरगेट द डिफिकल्टीज वी हैव कम थ्रू। सही एज अ सोसाइटी। सेलेक्टिव रीअप्रोप्रिएशन ऑफ द पास्ट है, मतलब टू सर्व द नीड्स ऑफ द प्रेजेंट। तो ये चाहे वो सूरजमल को अपना राजा, मतलब वो ये शायद इस इलाके में कभी उसका राज भी ना रहा हो, मतलब प्रॉपर हरियाणा में, लेकिन उनको जोड़ लेना, कोई बड़े राजपूत है वो, मतलब पृथ्वीराज चौहान को यहाँ हरियाणा में भी ले आते हैं, यादव हो गए, क्योंकि वही है कि वो फिर अपनी लीनियज राजाओं से मतलब उसको ट्रेस करते हैं, वो मेहनतकश मजदूरों से, और मतलब बड़े रेजिलिएंट फोर्सफुल जो आदमी थे इस मतलब क्या कहते हैं सन्स ऑफ द सॉइल, उनमें वो नहीं देखते अपनी लेगेसी भी है। तो ये बड़ा प्रॉब्लमेटिक है बेचारों के साथ ना। मैं बेचारे ही कहूंगा जो अपने इतिहास को बुला के और एक कृत्रिम आर्टिफिशियल इतिहास बनाना चाहें। इनके सामने
दो प्रॉब्लम है। एक तो ये प्रॉब्लम है कि भी हमारा खुद का इतिहास जो था वो एक स्ट्रगल का इतिहास है। हमने स्ट्रगल किया है, हमने मुकाबला किया है कुदरत के जो प्रॉब्लम्स कुदरत देती है उनका भी, और जो मैन मेड प्रॉब्लम्स थी जैसे युद्ध वगैरह, उन सब का मुकाबला किया है। तो अगर हमारे पास शिक्षा होती, खुद की होम ग्रोन शिक्षा होती, किसी ने हमें ये बातें ढंग से बताई होती, तो हम इनके बारे में गर्व महसूस करते। अब जो हमारा जो इतिहास लिखा गया है वो किसी और का लिखा गया है। हमें याद रखना चाहिए कि जब 1857 में कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे में यूनिवर्सिटीज बन रही थी, यहाँ पे गदर मचा हुआ था। यहाँ पे पहला कॉलेज तो 20वीं सदी में बने, और वो भी लोगों ने बनाए हैं, खुद जातियों ने बनाए हैं। लोगों ने अपने जातियों के समूह इकट्ठे करके वैश्य कॉलेज, आहिर कॉलेज, जाट कॉलेज, ये सारे गौड़ ब्राह्मण कॉलेज जातियों, मतलब ना तो कोई आपके पास सरकार का सहयोग था और ना ही आपके पास साधन थे, क्योंकि आप एक कृषक प्रधान समाज थे। तो आपके पास वो वाला अनाप शनाप पैसा नहीं था कि आप अपने दादा के नाम पे कॉलेज किसी महाराजा ने खुलवा दिया। तो आप धीरे धीरे ग्रो हुए हैं। तब तक औरों ने इतिहास के लेखन पे काबू कर लिया था। सारे इतिहासकार और जगह से थे, तो उन्होंने अपने हिसाब से इतिहास लिखा। अब जो सतलुज के उस पार का है वो अपने गुण गाएगा, रंजीत सिंह के गुण गाएगा, वो क्यों आपके बारे में बात करेगा। बंगाल से है वो, उसका फोकस बंगाल, बिहार। अब बिहार, बंगाल फेमाइन पे आपको बुक्स की बुक्स मिल जाएंगी। सन 40 पे आपको एक पैराग्राफ ढूंढने को मुश्किल हो जाएगी। नहीं। ये तो शुक्र है अंग्रेजों का कि वो कुछ लिख गए, उसका रिकॉर्डिंग कर गए, आए वो उसके 25 साल बाद वो फिर भी रिकॉर्डिंग कर गए। नहीं तो हमारे तो कोई था ही नहीं। प्रॉब्लम है, हमारा खुद का इतिहास अभी तक रिकॉर्ड नहीं हुआ है। सही, बिल्कुल बिल्कुल। और सर मैं क्योंकि स्टूडेंट रहा हूँ हिस्ट्री और पॉलिटिक्स का, तो बिल्कुल आपकी बात ठीक है, क्योंकि मैं सही कह रहे हो, बंगाल का नामासूद्रा जो बंगाल है, छोटे छोटे वहां इतने बिल्कुल मिनिस्क्यूल टॉपिक्स, इररिलेवेंट टॉपिक्स पे कई कई किताबें आपको बिब्लियोग्राफी मिल जाएगी। हरियाणा पर आपको एक ऑथोरिटेटिव वर्क नहीं मिलता है किसी फेज पे, मतलब किसी का किया हुआ। तो इस पे मुझे याद आया कनौज जिसको ये बंदरगढ़ कहते हैं, और किसी राजा ने जो यहाँ पे 50-60 साल रहा, उसने अपने बेटे के नाम पे कनौज का नाम बदल दिया। और आज तक किसी ने ये भी नहीं सोचा कि वापस वो नाम ले लो। कनौज का किला भारत के जो माने हुए किले थे उनमें से एक था। मुझे 3 साल लगे हैं उस किले का सही ढांचा इमेजिनेटिवली ऑर्गेनाइज करने में, क्योंकि ऑन ग्राउंड उसका कोई नामो निशान नहीं बचा है। तो ये हालत है हमारे इतिहास की कि हमारे पास जो था उसका हमने 6 यूनिवर्सिटीज यहाँ खुली हुई हैं, स्टेट यूनिवर्सिटीज, कोई काम नहीं है। हरियाणा के ऊपर वही किसी ने एक किताब लिख दी थी, उसी को वो कट एंड पेस्ट करके और उस पर पीएचडियां ऑर्गेनाइज हो रही हैं। बिल्कुल ओरिजिनल रिसर्च नहीं है सर। और बुद्ध प्रकाश उन्हीं में से कॉन्टेक्स्ट निकाल के वही सब चीजें दोबारा चल रही है। सर मैं टॉपिक पे दोबारा आता हूँ अपने, हम थोड़ा हिस्ट्री का बड़ा वो एक मार्मिक इशू है हरियाणा की हिस्ट्री का जो अन्याय हुआ है। तो सर मॉरल इकोनॉमी, विलेज मॉरल इकोनॉमी में समझता हूँ, अगर बिल्कुल टर्म को इटिमोलॉजी में देखूं, कि एक ऐसा समाज जिसकी नैतिक अर्थव्यवस्था जो है ना, वो आपस में भाईचारे पे टिकी हुई है, एक दूसरे के सपोर्ट पे टिकी हुई है, और एक सेल्फ सस्टेनिंग विलेज रिपब्लिक्स कि अपने आप में एक जो गांव है वो मुकम्मल है, वो सींचता भी अपने आप को खुद ही है, वो सर्वाइव भी खुद ही कर रहा है, उसके रिसोर्सेज भी उसी के लैंड से ड्रॉ हो रहे हैं। तो जैसे आपने कहा कि फोकस तो सारा कृषि पे, फार्मिंग, और ये फार्मर क्लास जो है, इसी टाइप की सोसाइटी ये बन सकती थी और कुछ पॉसिबिलिटी भी नहीं थी। तो उस गांव में या हरियाणा के जो भी गांव थे, उनमें जो ये म्यूचुअल इंटरडिपेंडेंस है और रिसोर्सेज, जो खेत मेन रिसोर्स है, और सब कुछ उसी पे आधारित है, जो जजमानी का सिस्टम है, या जो बाकी आपस में कास्ट क्लास रिलेशन है। तो इसमें मॉरलिटी कहाँ से आती है? क्योंकि हम एक तरफ तो
ईस्ट यूपी और बिहार में बात करते हैं कास्ट डिस्क्रिमिनेशन की, इन चीजों की, और हरियाणा में हम बात करते हैं छत्तीस बिरादरी के भाईचारे की। तो यहाँ पर जो इवॉल्व हुई है सोसाइटी उस विलेज मॉरल इकोनॉमी में, उस सेल्फ सस्टेनिंग विलेज इकोनॉमी में, तो आजकल के बच्चों के लिए, क्योंकि जो गांव में नहीं रहे हैं, उनको बड़ा हैरान वो होते हैं ये बात सुनकर कि हाँ इस टाइप का भी इंटररिलेशन था, कि ये जो कास्ट एनिमोसिटी है जो अब दिखाई जाती है इतनी ज्यादा, शायद वो ऐसी नहीं थी, और म्यूचुअल इंटरडिपेंडेंस बहुत थी सोसाइटी में। तो आप क्या कहेंगे सर उसके बारे में? मेरे को ना एक बड़ा धर्मेंद्र कुमारी और एक सतीश त्यागी जी हैं, काफी उम्र दराज हैं तो वो यूपी से, लेकिन उनका कर्म भूमि हरियाणा है। उन्होंने एक बड़ी गहरी बात कही। उन्होंने कहा कि हरियाणा में भाईचारा की बात जो सबसे बड़ी कास्ट है वो करती है। देखिए, ये एक बड़ी गहरी बात है। जो सबसे ज्यादा ताकतवर है उसको भाईचारे की नहीं जरूरत होती, भाईचारे की जरूरत होती है जो सबसे कमजोर है, वो कहेगा यार मेरे को साथ मिला। यहाँ पे भाईचारे की बात करता है जो सबसे बड़ा जाति वर्ग है। क्यों है ऐसा? ये इसलिए है कि देखिए, भारत, अब हम बात कर रहे थे कि हम मेडिवल पीरियड से शुरू करेंगे, तो पहली बात तो हम हरियाणा को डिफाइन कर लें, ताकि हर कोई ये ना कहे कि मैं भी हरियाणा या मैं नहीं हरियाणा। मेरे हिसाब से जो कल्चरल हरियाणा स्पेस है वो है ईस्ट ऑफ घग्गर। घग्गर नदी जो है, आप वो जब शिवालिक से निकली वहां से शुरू हो जाइए तो उसके ईस्ट में हरियाणा रहता है, वेस्ट में पहले समय में लाहौर सूबा होता था, आजकल पंजाब है। यमुना इन द वेस्ट एक्सेप्ट अ पार्ट ऑफ दोआब, जो सेंट्रल दोआब है वो, उसका भी जो कल्चरल स्पेस है वो अपने जैसा है जी। और साउथ में ब्रज, पार्ट्स ऑफ शेखावती एंड पार्ट्स बीकानेर, भाटनेर तक आप चले जाइए, जिसको आजकल हनुमानगढ़ कहते हैं। तो ये जो एरिया हो गया, ऊपर होगी शिवालिक हिल्स, तो ये जो एरिया हो गया ये है हरियाणा एज अ कल्चरल स्पेस। जब भी मैं जो भी बात कर रहा हूं वो इस एरिया पे लागू होती है, इससे बाहर लागू नहीं होती है। अब आप शुरू कर लीजिए कि अकबर के समय से, जब वो अकबर आया, क्योंकि पहली बार एक शेरशाह सूरी के टाइम पे एक बड़ा वो हुआ था प्रोजेक्ट के भाई जमीनों की टाइप और उनके हिसाब से उनकी वो रेवेन्यू रखा जाए। तो उसमें वो जो रेवेन्यू रखने का था तो उसमें जमीन की मिल्कियत की बात आती है, क्योंकि भी आपको रेवेन्यू लेना है तो मालिक से ही लोगे। तो 3 किस्म की मिल्कियत भारत में पाई गई थी। एक तो थे जमींदार जो यहाँ पे थे, मतलब जब बाबर और उसके बाद अकबर आता है तो जब भारत में उस समय के जो जमींदार थे, जिनको आप कहिए वो हिंदू थे, तो वो जमींदार थे। उनके पास जो जमीन थी उसको उन्होंने कैटेगराइज किया एज वतन जागीर। तो वतन जागीर का जो आपके पास नजदीक का उदाहरण है वो आप ले लीजिए जयपुर। तो जो आमेर थी, ये जो जयपुर के कछुआ बाद में महाराजा राजा बने, इनकी वतन जागीर, यानी दूसरे शब्दों में ये पक्का परमानेंटली इन्हीं को अलॉट था वो एरिया। इनकी संधि हो गई अकबर के साथ तो ये एरिया उन्हीं का रहा। तो मुगलों ने उन्हीं भारत के जागीरदारों को रिप्लेस किया जिनसे उनके युद्ध हुआ, जिनकी उनसे संधि हो गई उनको उन्होंने मान लिया। तो ये तो थे वतन जागीर। ऐसा ही हाल था यूपी बिहार, जो आप ईस्टर्न यूपी कहते हो उसको, बिहार बंगाल, इन सब एरियाज में तो वतन जागीरें थी। जो जमीन मुगलों ने ली, यानी कि जिसको या तो उन्होंने लड़ाई युद्ध में जीता या वैसे उन्होंने बाद में गांव बसा के उसको शुरू कराया, वो थी जागीर। उनके ऊपर वो थी बादशाह की जमीन, खलीसा लैंड। हाँ जी, हाँ खलीसा लैंड जिसे बोलते थे, खलीसा।
खालिसा तो उसकी पर्सनल लैंड है। तो वो पर्सनल हो गई। हाँ, खालिसा तो पर्सनल है, जिसका एक मतलब वो करप्टेड शब्द है खालसा। खालिसा तो उसकी पर्सनल लैंड है। बाकी बाकी जमीन भी ये मानी जाती थी कि बादशाह की मिल्कियत है, वो खुदा की शेडो है जमीन पे और उसका। तो ये थे जहां पे उन्होंने अपने नाजिम लगाए, जिनको बाद में कुछ कहीं नवाब भी बोल दिया, कहीं निजाम भी बोल दिया। नाजिम शब्द ये ट्रांसफरेबल जॉब थी। उसका जमीन पे मिल्कियत नहीं होती थी, वो टैक्स लेता था वहां से और जमीन की खेती कराता था। तो वो जो किसान होते थे वो मुजाहरे होते थे, उनके लिए शब्द होता था मुजारा। अपनी आम भाषा में उसको मुजारा कहते थे, उर्दू में मुजाहरा, यानी कि जो सर्फ है, इन इंग्लिश वर्ड इज सर्फ, कि वो टेनेंट फार्मर था, मतलब वो किराएदार फार्मर था, वो किराया देता था जो भी। तो ज्यादातर ये जो जमीनें थी डेक्कन में भी, बाकी जगह पे भी, ये आ गई उसमें। और तीसरी किस्म का जो यहाँ पे सिस्टम बना, जिसको महलवाड़ी कहा बाद में अंग्रेजों ने, क्योंकि अकबर ने उनको महल के रूप में डिफाइन किया था, वो था अपना एरिया। विलेज बेस्ड जो रेवेन्यू कलेक्शन होता था। हाँ, तो मतलब उसका तो मतलब रेवेन्यू कलेक्शन से ही था ना। तो ये जो महल की मिल्कियत थी, ये गांव की मिल्कियत थी। ये बड़ा इंटरेस्टिंग अपना समझना बहुत जरूरी है, बड़ा इंटरेस्टिंग है, थोड़ा सा मैं डिटेल में बताऊंगा। महल यानी एक रेवेन्यू यूनिट, उसमें जमीन हो सकता है कई किस्म की हो, लेकिन वो एक रेवेन्यू यूनिट है क्योंकि वो एक ग्रुप की मिल्कियत है। ये ग्रुप हो गया आपका गोद। आपके यहाँ पे गांव थे, वो गोद के हिसाब से बने हुए, और बल्कि इलाके भी गोद के हिसाब से। अभी भी आप देखोगे मलिक लगभग उस इलाके में, सांगवान उस इलाके में है, राठी उधर है, मान उधर है, इस ढंग से। तो ये जो थे उस महल के मालिक हो गए ये, ठीक, जिनको रिकॉर्ड्स में दर्ज किया गया मालिक मौजा। मौजा शब्द मराठे लेके आए थे, तो बाद में जो लास्ट मुगलों के लास्ट टैक्स कलेक्टर थे वो मराठे थे। तो लास्ट वाला रिकॉर्ड उनका है, उसमें वो रिकॉर्ड करते हैं मालिक मौजा। तो अब मालिक मौजा मान लो आप किसी भी गांव को ले लीजिए, और मान लिया कि उस गांव में 10,000 बीघे जमीन है, और वो 3 पानों में बटा हुआ है। ठीक, तो 3300 बीघे की मिल्कियत हो गई 3 पानों की। इन 3 पानों में जब ये शुरू हुए तो मान लो 5-5 घर थे। इतना आइडियल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता है, असलियत में तो कहीं 5 रहे होंगे, कहीं 3, कहीं 7, और जमीन का साइज उतना रहा होगा जितनी उन्होंने तोड़ ली होगी, जितने उनके हल रहे होंगे। पर मैं एक एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ। तो 3300 इन 5 घरों में बच गई। सही। तो लगभग 860 बीघे कितनी हो गई, 5 में 660 बीघे, 660 बीघे का एक परिवार के पास हो गई। ये जो था ये इनका इंटरनल डिस्ट्रीब्यूशन है, स्टेट को इससे कोई लेना देना नहीं था। मुगल स्टेट को इससे लेना देना नहीं था। उसके हिसाब से मिल्कियत है, इस पाने की 3300, इस पाने की 3300, इस पाने की 3300। अब इस पाने के अंदर है शुरुआत में 660, 660, 660 ऐसे करके, बाद में भाई किसी के कम बचे हुए, किसी के ज्यादा हुए, किसी का मर गया, किसी का बच गया, वो डिस्ट्रीब्यूट होती रही, सब डिवाइड होती रही। उसमें गांव में पाने में रहने वाले को पता है कि आज के दिन उसके पास कितनी जमीन है। अनरिटर्न जमीन का डिस्ट्रीब्यूशन बड़ा क्लियर है कि किसकी कितनी है। लेकिन जहां तक स्टेट का सवाल है, मिल्कियत है गांव की। ये था महलवाड़ी सिस्टम। गांव की जिम्मेवारी थी अपना जो लगान देना। तो लगान डिसाइड हुआ 1000 रुपए। अब वो 1000 रुपए को गांव वाले अपने पंच बैठ के और बांट लेते थे। भाई तेरी इतनी कुड्डी, तेरी इतनी कुड्डी, तेरी इतनी कुड्डी, तो भाई तेरा इतना है, वो बांट लेते।
दिस वाज अ यूनिक सिस्टम इन एंटायर इंडिया. माय एम ऑफ टेलिंग दिस वाज कि ऐसा सिस्टम ना तो घग्गर के वेस्ट में था, ना गंगा की भाई आजकल लोग बड़े हैं जो इतिहास को फट से पकड़ने वाले होते हैं कि मेरे को ये तो मेरा था. और ना ही भाई ये राजस्थान में था, ना डेक्कन में था, ये सिर्फ और सिर्फ यहाँ था. और ये बेसिस है मॉरल इकोनॉमी का. क्यों? इसी सिस्टम को अंग्रेजों ने भी बाद में माना और उन्होंने इसमें चेंज सिर्फ ये कर दिया कि उन्होंने ये जो इंडिविजुअल परिवार थे ना, इनको मिल्कियत दे दी, यानी इंडिविजुअल ओनरशिप, जो एक यूरोपियन कंसेप्ट था. वो बोले नहीं भाई, हमारे तुम्हारी बात नहीं समझ में आती, तुम कैसे भी इकट्ठा करके दो, लेकिन हम तुम्हारी इंडिविजुअल मिल्कियत करेंगे. तो ये जो है ना, ये कृषक प्रधान देश, बाकी देश है कृषि प्रधान देश भारत, हरियाणा है कृषक प्रधान देश. और ये कृषक प्रधानता ही मॉरल इकोनॉमी को जन्म देती है. सही. दुनिया में आप कहीं चले जाओ, जहां जिस समाज में कृषक प्रधान है, उस समाज में मॉरल इकोनॉमी का इतिहास आपको मिल जाएगा. आप वियतनाम चले जाइए, आप मैक्सिको चले जाइए. इनफैक्ट मैक्सिको के तो लास्ट प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में ये एक मुद्दा था. उनमें से एक कैंडिडेट कह रहा था कि मैं जीत गया तो मैं मॉरल इकोनॉमी वापस लाऊं. तो दिस इज व्हाट मेड अस मॉरल इकोनॉमी. मॉरल इकोनॉमी की जड़ में होता है, देखो एक इकोनॉमी चलती है, जो मार्केट इकोनॉमी है वो प्रॉफिट बेसिस पे चलती है कि हम जो भी प्रोड्यूस कर रहे हैं उसको प्रॉफिट पे बेचेंगे और उससे अपना मुनाफा कमाएंगे और वो मेरा मुनाफा होगा. मॉरल इकोनॉमी जो होती है वो सस्टेनेंस के बेसिस पे चलती है. आपकी इंटरडिपेंडेंस इतनी ज्यादा है कि आप किसी दूसरे को महंगा प्रोडक्ट बना के भूखा नहीं मार सकते. अगर किसान आपकी अपनी पैदावार का भाव ज्यादा रखेगा तो उस गांव में बाकी जो हैं वो तो खरीद नहीं पाएंगे. वो खरीद नहीं पाएंगे तो वो गांव छोड़ के जाएंगे. क्यों? कैसे रहेंगे वो उस गांव में? और वो छोड़ के जाएंगे तो फिर किसान का काम कैसे चलेगा भाई? ये तो जो था गांव जमीन की साइकिल है कि एक कॉग इन द व्हील है ना, एक व्हील में कोई भी अगर पुर्जा जो है वो अट गया तो सिस्टम कर देगा. बिल्कुल. और ये जो फैक्ट है, ये एक कंपल्शन है जो ऑनेस्टी को जन्म देता है. आप चाहे इसको फोर्स्ड ऑनेस्टी कह लीजिए, आप कुछ भी कह लीजिए, लेकिन इन सब की ये जो 36 बिरादरी, 36 जात, जो भी आप बोलो, इनके बीच में जो इंटरेक्शन होना है, इकोनॉमिक इंटरेक्शन होना है, वो टू अ सर्टेन डिग्री हैज टू बी ऑनेस्ट. जो चीज बाकी जगह लागू नहीं है, जहां जमींदार पूरी जमीन का मालिक है, अगर वो उसकी मर्जी का आप काम नहीं करोगे, वो आपको उठा के भगा देगा, दूसरे को ले आएगा. उसके पास इतनी ताकत है. यहां पे जो ताकत है वो कलेक्टिव है, वो सबकी है. इट्स डिफ्यूज्ड पावर. दिस इज द एसेंस ऑफ डेमोक्रेसी. डायरेक्ट डेमोक्रेसी थे, मतलब ये जो हमारे गांव का अभी ये खाप का जो सिस्टम है पुराना, यही सारा डिफ्यूज्ड जो पावर का कॉन्सेप्ट है, कलेक्टिव विजडम और कलेक्टिव यस, ये इकोनॉमिक स्ट्रक्चर से ही निकल के आ रहा है. जो भी आपके स्ट्रक्चर से गांव लेवल, आप कैसे भी कह लो, आप कैसे कह लो, चाहे यूं कह लो कि ये लोग इन्होंने एक सिस्टम ऐसा बनाया, या यूं कह लो कि भाई सिस्टम ने इनको ऐसा बना दिया, लेकिन एंड प्रोडक्ट इज कि मॉरल इकोनॉमी है. किसान जजमान है. अगर आप वो अपनी वैदिक भाषा में बात करो तो हवन की जिम्मेवारी किसान की, जजमान किसान है. दूसरे शब्दों में सेफ्टी और सिक्योरिटी, इन दोनों की प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी इस समाज की किसान पे है. इसीलिए सतीश त्यागी जी ने सही ऑब्जर्व किया कि यहाँ पे भाईचारे की बात वही करता है. यूजुअली सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ग्रुप होता है वो भाईचारे की बात करता है. जी सर, इसमें एक सवाल उठता है लेकिन नेचुरली कि जब सारे देश में ये कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर थी कुछ लोगों के हाथ में, कुछ इलीट क्लास के हाथ में, चाहे वो रूरल इलीट हो, चाहे वो कुछ कहीं शहरों में मर्चेंट क्लास रही हो,
तो हरियाणा में ऐसा क्यों नहीं हुआ? मतलब जो हरियाणा, लार्जर हरियाणा रीजन है, यहाँ पर किसी राजा का कंट्रोल क्यों नहीं हो पाया? दिल्ली की वजह से नहीं हो पाया क्योंकि दिल्ली इतना बड़ा सेंटर था और लगातार यहाँ वॉर स्ट्राइफ, इस वजह से ये ऐसी कंडीशंस ने यहाँ जन्म लिया। मतलब इस पेक्युलरिटी का रीजन क्या है? हम मतलब क्यों? क्योंकि मैंने जहां का भी इतिहास पढ़ोगे आप, हर इलाके में राजा रानी रजवाड़े पुराने, मतलब कुछ ना कुछ आपको किंगडम मिलेंगे। हरियाणा के मॉडर्न इतिहास में या मिडीवल में भी हमें इस रीजन में ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलता। तो क्या कारण रहे मतलब कि यहाँ कोई किंगडम नहीं बन पाया? ये एक मिक्स ऑफ रीजंस है। जो प्राइमरी रीजन है वो तो है कि हम एक वैदिक सोसाइटी है। आप बहुत से जो आज के दिन भी हल पाने का, आप जब हल की, मैं ट्रैक्टर की बात नहीं कर रहा हूँ, हल की बात कर रहा हूँ, तो हल में जैसे खूड़ निकलते हैं वही हड़प्पा के खेत जो मिले उनमें निकले हुए मिलेंगे। अग्नि है, अग्नि को अभी तो नहीं पर मेरे दादा के टाइम में तो लोग अपनी आग साथ लेके जाया करते। तो ये जो चीजें हैं वे नॉन रिचुअलिस्टिक हवन वगैरह, गाय की प्राथमिकता, गौवंश की ये सब चीजें हैं जो वैदिक सोसाइटी का अंग रही है। और वैदिक सोसाइटी एक पेस्टोरल सोसाइटी थी जो एग्रेरियन बनी, और एग्रेरियन सोसाइटी जैसा अभी हमने डिस्कस किया था कि वो बाय नेचर डेमोक्रेटिक होती है। इट डज नॉट एक्सेप्ट वन मैन रूल, इट डज नॉट एक्सेप्ट हेरिडिटरी रूल, इट इज मेरिट बेस्ड। उसके बाद सेकेंडरी रीजन ये भी रहा है कि हम दिल्ली और आगरा जो थे ये मुगल साम्राज्य की राजधानियां थे, और ये जो हमारा इलाका है ये खालिसा जमीन थी। तो वो भी एक सेकेंडरी रीजन वो भी है। प्राइमरी रीजन बिकॉज वी वर एग्रेरियन सोसाइटी रूटेड इन वैदिक सिस्टम, एंड सेकेंडरी रीजन दैट वी वर खालिसा लैंड। सर हमने गांव की बात की ना, क्योंकि हम हरियाणा को जो भी लोग होते हैं नॉस्टैल्जिया सब गांव का ही है। किसी को हरियाणा में शहर का नॉस्टैल्जिया नहीं मिलता, किसी कस्बे का, किसी शहर का। जैसे पंजाब में आप बात करोगे ना, जैसे क्यूजीन डेवलप होती है सर, ये मैंने एक बार कोरिलेट करने की कोशिश करी कि छोले भटूरे हो गए, चने हो गए, मतलब जो पंजाबी खाना है, लाहौरी खाना, वो क्योंकि ये शहर का कल्चर है क्यूजीन डेवलप होना किसी किंगडम में या किसी शहर में, एक मतलब अलग अर्बन सेटिंग में। हरियाणा में मैं देखता हूँ कि कोई भी ये नहीं कहता कि मैं इस शहर से था या मेरे दादा, मतलब हमेशा कोई ना कोई ऐसा मिल ही जाएगा कि गांव में 1 या 2 जनरेशन पहले ही इसके गांव से लिंक हो। तो हरियाणा में शहरों का निर्माण क्यों नहीं हुआ? मतलब अर्बन सेटलमेंट यहाँ पर आपने अरिहंत के साथ बाद में भी ये बात की थी कि हरियाणा के जो शहर हैं ये तो मतलब बहुत रिसेंट फिनोमिना है। कुछ तो ब्रिटिश टाइम के हैं, भिवानी जैसे शहर, और कुछ ऐसे हैं जो पहले बर्बाद हुए, मुगल काल में थे, फिर गिरे, अब कस्बे बन के उभरे। तो हरियाणा में गांव की तो एक रियलिटी रही है। तो क्या इसी वजह से गांव क्योंकि पनप गए, वो विलेज रिपब्लिक्स बन गए, इसलिए शहर नहीं उभर पाए? क्या कारण रहा? चलो, मैं एक पर्शियन, मेरे को पर्शियन लैंग्वेज नहीं आती, इसलिए मैंने उसको ट्रांसलेट करके रखा है, पर मैं पढ़ने की कोशिश करता हूँ। आई होप कि जो पर्शियन के जानकार हैं वो मुझे माफ करेंगे। जगदम सुए शहर व सर सुए दे, तमे अन आग असर सुए बे। मतलब क्या है इसका कि कौवे की पूंछ हमेशा शहर की तरफ होती है और इसका सर गांव की तरफ होता है। ये एक कहावत थी जो बड़ी मशहूर थी जब मुगल भारत पे राज करते थे। क्योंकि मुगल, आप अगर मुगल इतिहास पढ़ो ना, तो मुगल साम्राज्य जो था वो, जो इसके सूबे थे वो शहरों के नाम से थे। जी। लाहौर सूबा, दिल्ली सूबा, अजमेर सूबा, हैदराबाद, बीजापुर, जी जी, शहरों के नाम से। इवन बाद में भी ये ट्रेंड कंटिन्यू रहा। राजा जयपुर, राजा जोधपुर, राजा पटियाला, राजा भरतपुर। तो ये एक वो ट्रेडिशन थी जो उस समय से चली आ रही थी कि जो इलीट थी, जो गवर्निंग इलीट थी, जिसने अपने हाथ में पावर को कॉन्सेंट्रेट कर रखा था, मिलिट्री पावर उनकी थी,
वो शहरों में रहते। सही। कोई मुगल परिवार आपको गांव का नहीं मिलेगा। इसलिए उनका हमारे साथ कोई लिंक नहीं था। हमारे से मेरा कहने का मतलब है कि जो गांव में रहने वाले थे, उसमें चाहे मुस्लिम था चाहे हिंदू, उनका मेयों से भी लिंक नहीं था, उनका रांगड़ों से भी लिंक नहीं था, और उनका जाटों से भी लिंक नहीं था। तो दो पैरेलल, मतलब गांव पैरेलल सोसाइटी है दोनों, जिनका आपस में इंटरलिंकेज नहीं है। Yes, yes. They were two parallel universes with zero interaction. It was an extractive state कि वो एक्सट्रैक्ट करते थे गांव से, क्योंकि एग्रीकल्चर के अलावा कोई काम तो था नहीं, तो वो लगान तो उनको चाहिए था अपनी लाइफस्टाइल मेंटेन करने के लिए। बाकी उनका कोई उनसे वो नहीं लिंक रखना चाहते थे। उन्हें कोई मतलब नहीं था कि आप मरे हैं, जिए हैं, बीमार हुए हैं, अकाल पड़ेगा तो वो अपने शहरों के दरवाजे बंद करके बैठ जाएंगे। सॉरी, ये हैजा वगैरह फैलेगा तो दरवाजे बंद करके बैठ जाएंगे। तो हमारे जो भी शहर, पहली बात तो शहर थे ही नहीं। पानीपत, नारनौल, दिल्ली और हांसी, ये नारनौल, हांसी, पानीपत, और जो मेन सेंटर था दिल्ली और आगरा, उसमें भी पहले तो आगरा था, बाद में दिल्ली था। पानीपत जो था, जो नारनौल था, वो एक एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर था। उसके अंदर जो था, ज्यादा कल्चरल डेवलपमेंट ज्यादा नहीं थी, ट्रेड सेंटर था। पानीपत मुगल कालीन कल्चरल सेंटर था, और अगले HLF में हमें कोशिश करनी चाहिए कि वहां का बहुत कलाम है, मतलब उर्दू और पर्शियन में पानीपत में रहने वाले शायरों का बहुत कलाम है, बहुत पुराना मदरसा। और हांसी जो था वो भी एक धार्मिक शहर था उनके हिसाब से, बड़ा उनके वहां पे कई सूफी वगैरह वहां पे दफन है। तो इन तीन के अलावा और कोई जगह थी नहीं, और ये तीनों के तीनों प्योर सिंपल तुर्क एंड मुगल सिटीज थे। सही। अच्छा सर, तो ये बात में आपने बात की थी, भिवानी हो गया, फतेहाबाद हो गया, तो ये एग्जिस्ट करती थी चीजें, क्योंकि अब कहीं भी आप जाकर देखोगे ना, तो प्राचीन मंदिर या प्राचीन शहर, इसकी नगरी उसकी नगरी, तो ये टाइप की जो चीजें हैं, जैसे आपने कहा था, अपना पास ढूंढने लग जाते हैं, जो शुरू में जिस चीज से हमने स्टार्ट किया था, या पास क्रिएट करने लग जाते हैं तथ्यों को भूलकर। ये इमेजिन्ड हिस्ट्री है, इमेजिन्ड हिस्ट्री है। लोग इसी ढंग से खुश होना चाहते हैं, होने दो। पर सच्चाई ये है कि ये तीन शहर थे मुगल समय में। जब मुगल शासन का पतन होता है तो इन तीनों शहरों का भी पतन होता है। जब अंग्रेज आता है तो वो जहां जहां उसने डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स बनाए, वो शहर उभर के सामने आते हैं। तो ये है, अब आप जितने डिस्ट्रिक्ट, चाहे आपका गुड़गांव है, चाहे ये आपका भिवानी मंडी, अंग्रेजों ने यहाँ घोड़ों की मंडी शुरू करी थी, तो उसमें क्या हुआ, फिर ये जो थे ना व्यापारी, तो वो आना चाहते थे। भाई मंडी है तो व्यापार तो वहीं होएगा, जहां मंडी होएगी तो वो तो आना चाहेगा। उनको सिक्योरिटी मिल रही थी, तो वो आके बस गए इन शहरों में। उन्होंने इन शहरों को ऊपर चढ़ाया। अब भिवानी चले जाओ, लालाओं की जो पुरानी हवेली है, पुरानी हवेली से मेरा मतलब 19वीं सदी की हवेली, उसके अलावा मुझे दिखाओ कोई भी पुरानी बिल्डिंग। बिल्कुल, बहुत सारे जो आजकल स्टार्टअप है, वो सब का ओरिजिन जो है वो भिवानी शहर से है, बहुत लोगों के जो बहुत, और भिवानी वालों का है, बीकानेर से, दादरी से। इट्स ग्रोथ। मतलब आज के दिन आप देखो, नोएडा में भैंस चरा करती। सही। हिंडन में की जब वो लड़ाई हुई जिसमें सूरजमल का एम्बुश हुआ था, उस टाइम यहाँ सरकंडा था, हाथी जितना ऊंचा ऊंचा। आज के दिन नोएडा बन गया है, वहां पे गाजियाबाद बन गया। गाजीउद्दीन नगर तो छोटा सा गांव था। बिल्कुल। और सर, इसमें जैसे गुड़गांव भी हो गया, इसकी भी शायद ऐसा ही इतिहास रहा, छोटा सा गांव था ये भी एक कभी। भाई गुड़गांव इसलिए बना, मैं बताता हूँ। ये बादशाहपुर झाड़सा दो थी ना, ये थी बेगम समरू की जागीर। और भाई नीचे था पटौदी का नवाब, उससे उधर था भाई ये झज्जर का नवाब। तो
उससे और नीचे चले जाओ तो जयपुर वाला आ जाता था, ये इनके शेखावटी के ठिकाने आ जाते थे, इधर मेव थे। तो उन्होंने एक ऐसी जगह चूज करी जो इनके एरिया में नहीं हो, ना तो वो बेगम के एरिया में हो सकता था, ना वो मेयो के एरिया में भी वो नहीं जाना चाहते थे, और भाई ना ही वो पटौदी वाले के एरिया में हो सकता था, ना झज्जर वाले के एरिया में। तो उन्होंने, लेकिन इनके नजदीक उनको चाहिए था कि जहां से वो जब भी जरूरत पड़े फौरन एक्शन ले और पहुंच जाए। तो उन्होंने गुड़गांव चूज कर लिया। ये था रीजन, और कोई रीजन नहीं था कि सेंट्रल लोकेशन थी, यहां से फट से आप दहने बाएं एक्शन कर सकते हो, और दिल्ली को जो ये जयपुर से आने वाला रूट था इससे सिक्योर भी कर रहे हो। बिल्कुल सर, आपने इतने सारे नवाबों की बात करी, हमने पानीपत की बात की, तो जैसे हाल ही जैसे शहर में इन शहरों का अपने सब कल्चर तो रहे होंगे, लेकिन हम लार्जर जो हरियाणवी कल्चर, जिसको आज हम हरियाणवी कल्चर डिफाइन करते हैं, लार्जली एक रूरल कल्चर है। हरियाणा की उन्हीं गाँव का कल्चर है, जो चाहे उसका संगीत कह लो, फोक कल्चर कह लो, हंसी मजाक कह लो, लोकोक्तियां, प्रोवर्ब्स, इडियम्स, कुछ भी कह लो। तो इन शहरों में पार्टीशन में जैसे यहाँ से काफी पलायन हुआ होगा, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि, क्योंकि जो मुस्लिम इन शहरों में बसे होंगे, काफी हद तक ये शहर खाली हो गए होंगे। तो इन शहरों का कुछ अपना भी सब कल्चर था हरियाणा के शहरों का, या ये बहुत छोटे कस्बे थे, मतलब ये वही जो अंदरून दिल्ली में जो कल्चर था वैसे ही में कुछ कल्चर था, या इस पे भी कोई स्टडी हुई है इन चीजों पे कि हरियाणा के इन छोटे शहरों में बिफोर पार्टीशन कोई कल्चर था, कोई सब कल्चर इनका? कोई स्टडी नहीं हुआ है। मैंने आपको बताया ना, 6 यूनिवर्सिटीज हैं, सारी के सारी, कोई हरियाणा पे ओरिजिनल काम कहीं नहीं हो रहा है। मुझे बड़ी खुशी होगी अगर कोई मेरे को गलत प्रूव कर दे, और कोई कल प्रोफेसर साहब बोल दें कि नहीं नहीं हमने ये देखो सिटी स्टेट इंटीग्रेशन इन 18th सेंचुरी पे काम किया है हरियाणा के, आई विल बी वेरी हैप्पी। जो ये छोटे कस्बे थे ना, इनमें तो था इंटीग्रेशन। अब जैसे आप झज्जर को ले लीजिए, या उस समय रोहतक भी छोटा कस्बा था, ये इसेंशियली मंडी भी थे। और जो लोकल जो मुस्लिम एलीट कह लो, मतलब यूं कह लो कि जिसके पास थोड़ी जमीन ज्यादा थी, और वो जमीन की खेती तो मुजारों से कराता था, वो इन शहरों में रह रहे थे। फिर व्यापार पे उनका मोनोपोली थी, लेकिन व्यापार में अब जैसे जो झज्जर के बलोच थे, जो ट्रांसपोर्टेशन थी, ट्रांसपोर्टेशन से मेरा कहने का मतलब उस टाइम पे कारवैन चला करते, ऊंटों के, बैलगाड़ियों के, इस ढंग से। तो वो कैरवैन की ओनरशिप उनके पास थी, उनके कैरवैन होते थे वो, उनकी बैलगाड़ियां 100-100, 200-200 बैलगाड़ियां, जिसमें वो गुड़ लाद के, कभी सरसों लाद के, इस ढंग से घी। तो ये जो थी, इस जो यू कैन से कि रूरल एलीट कह लो, या उनका कह लो कि भाई जिन लोगों का जो, जिनका संबंध रूरल इकोनॉमी से था, वो तो इन छोटे शहरों का तो थोड़ा बहुत संबंध था, लेकिन उनके पास कोई कल्चरल वो नहीं था डिफरेंस। वे भी ये रागनी सुना करते, या ये भाषा बोला करते, और भाई इसी टाइप का जीवन जिया करते। झज्जर में भी वो वेद, जो वेद या आचार्य जी गोली दिया करता, जो बदानी में दिया करता, देयर वाज नो डिफरेंस। देयर वाज नो, मदद से हुआ करते तो उन मदरसों में, और भाई इमेजिन कि गांव और शहर का स्टार डिफरेंस नहीं था हरियाणा में, छोटे वाले। जैसे पानीपत, नारनौल, हांसी और दिल्ली की कल्चर बिल्कुल अलग, वो बिल्कुल अलग। ठीक, इसीलिए मैंने कहा ना, मैंने कहा कि 3 ही शहर थे, बाकी तो कस्बे थे। कस्बों में तो सिमिलर था, इट इज सेम। सही सही। अच्छा सर, एक चीज हम गांव के बारे में मिस कर रहे हैं, जो आजकल, और खास तौर पर जब से दलित स्टडीज का प्रचलन हुआ है 80s 90s के बाद, जो डिस्क्रिमिनेशन का गांव में, या जो अम्बेडकर की राइटिंग्स में हमें देखने को मिलता है कि गांधी तो एक तरफ कहता है कि भाई गांव जो है स्वर्ग है इंडिया में, कि डिसेंट्रलाइज पॉलिटी होनी चाहिए, विलेज रिपब्लिक्स की बात करता है, ग्राम पंचायत की। अम्बेडकर दूसरी तरफ ये कहते हैं कि भाई इससे ज्यादा तो ऑपरेशन की जगह ही नहीं है गांव। तो शायद उन्होंने वो महाराष्ट्र के, एमपी के, यूपी के, बिहार के गांवों को अपना स्टैंडर्ड मान के मतलब ये बात कही है। क्योंकि ये, मैं HLF 1 में भी जब आया था रोहतक में, मैं स्टेज से उतरा तो एक प्रोफेसर होंगे शायद वहां, वो कह रहे थे कि आपने दलितों की बात नहीं की लेक्चर में, आपने सब जातियों के नाम ले दिए। तो ये जो है कि यहाँ पे भी बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन है, इस चीज का क्या जवाब?
जैसे कोई तो अपने आप को रॉयल बनाने में लगा हुआ है, तो कोई अपने आप को महार बनाने में लगा हुआ है। अंबेडकर जाति से महार थे ना, तो कोई अपने आप को महार बनाने में लगा हुआ है। वो अपना एक्सपीरियंस वही बता रहा है जो महाराष्ट्र के महारों का एक्सपीरियंस रहा होगा। और तो अंबेडकर की राइटिंग वहां के हिसाब से सही होगी, यहाँ के हिसाब से सही नहीं है। बेगार की बात ले लीजिए, मुझे कोई दिखा दे कि हरियाणा में किसी भी समय बेगार आपके पड़ोसी ने लिए। देखो, आप वहां का जो भी नाजिम था, जो स्टेट का नुमाइंदा था, उसने आपसे बेगार कराई है, मैं नहीं उसकी जिम्मेवारी लेता हूं। गांव में अगर आपने किसी के घर में बेगार की हो, कोई ऐसा रिकॉर्ड मिल जाए तो मुझे दिखा। बिल्कुल रेट बंधे हुए थे और वो रेट रिकॉर्डेड है। ऐसी नहीं है बात कि वो उस टाइम जब अंग्रेज आए तो उन्होंने अपने जो गैजेट्स लिखे हैं तो उसमें उन्होंने ये सब रिकॉर्ड किए हैं कि भाई एक खाती का कितना हक बनता है, किसान की जब फसल आती है तो उसका कितना हक बनता है, उसके साथ जुड़ा हुआ जो चमार परिवार है उसका कितना हक बनता है, जो ब्राह्मण परिवार है उसका कितना हक बनता है, सब बातें रिकॉर्डेड है। तो उनका एक तो वो हक था जो उनको मिलना ही था, क्योंकि वो कुछ सर्विसेज उस परिवार को देते थे, और कुछ हक था जो उनसे अलग जाके कोई काम करते थे तो उसकी मजदूरी बंधी हुई थी। मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताता हूं। प्रथम महायुद्ध के समय में दिल्ली में जो खाती था उसकी इनकम जो फौज में सिपाही जाता था उससे ज्यादा थी। तो फिर आप पूछोगे कि वो फिर फौज में क्यों जाते थे भाई? फौज में वो इसलिए जाते थे कि फौज के साथ जो स्टेटस जुड़ा हुआ है, जो वीरता, हथियार लेना, ये वो उसके कारण उसमें जाते थे। और एक कारण यह भी था कि उनको खाती का काम नहीं आता था। स्किल बेस्ड वर्क था ना। तो ये जो बातें हैं ना, ये तभी, देखो, इन बातों का जवाब तभी हो सकता है जब आपकी डोमेस्टिक स्कॉलरशिप हाई लेवल की हो। आई अगेन कम बैक पे, यूनिवर्सिटीज हर झाड़ी के नीचे खुली हुई है, लेकिन उसके अंदर स्कॉलरशिप नाम की चीज नहीं है। बिल्कुल, ये तो सर हमारा पता नहीं कब से रोना रहा है। मतलब ये जो डिक्लाइन है हरियाणा में एजुकेशन का, हायर एजुकेशन खासतौर पे जो बर्बाद हुई है, कि अपने ही अब आपके पास रिसोर्सेज हो गए, अपनी यूनिवर्सिटीज हो गए, अपने लोग हो गए, पढ़े लिखे लोग हो गए, उसके बावजूद भी ओरिजिनल रिसर्च जो है आपके अपने एरिया पे नहीं हो रही है। मतलब तो पढ़े लिखे हैं, लर्निड नहीं है। हाँ, वो फर्क है सर। सर इसमें एक चीज और उठती है। I am very dissatisfied. I am very dissatisfied with the quality of scholarship in our institutions. I am sorry to say, I have a lot of respect for teachers. My father was a teacher, but I am very dissatisfied. They have not done justice to their own native place. बल्कि मेरे ख्याल से जो नॉन स्कॉलर बैकग्राउंड से है या नॉन एकेडमिक बैकग्राउंड से है, वो ज्यादा सीरियस होकर कुछ काम कर लेते हैं क्योंकि उनमें कोई पैशन होता है इसके लिए। जो एज अ प्रोफेशन को अपना रहे हैं, शायद वो अपने प्रोफेशनल एथिक्स पे पूरे खरे नहीं उतर रहे। प्रॉब्लम ये हो रही सर एक चीज और है, दलित ऑपरेशन या कास्ट बेस्ड ऑपरेशन के अलावा दूसरा जो एक हरियाणा के बारे में चलता है, जो इमेज मीडिया प्रेजेंट करती है, वो है विमेन का ऑपरेशन या पेट्रियार्की। तो हमने बात की सेल्फ सस्टेनिंग विलेज मॉरल इकोनॉमी की, तो जो लुगाई है अपनी, उनकी कोई जगह थी उसमें, वो कहाँ थी? या वो बेचारी घरों में कैद थी? जैसे वही है, जैसे अगर हम वो बंगाल की, बिहार की या बाकी इंडिया की सोसाइटी से कंपेयर करें तो औरतें सिर्फ साड़ी में घूंघट करके, मतलब घर के अंदर रहने वाला सीन। मेरे ख्याल से ये भी जो है मिथ जो है यहाँ पर हरियाणा वाले केस में तो जो है बस्ट हो जाता है, क्योंकि हमने तो अपनी दादी देखी है, मतलब नानी देखी है, जो इतना खेतों में काम करती थी साथ में, मतलब बिल्कुल साथ रह के, तो वो तो एक नेचुरल ओपननेस तो सोसाइटी में थी उस हिसाब से। देखो भाई, ऐसा है कि हर चीज का ना एक हम कोई डिफरेंट स्केल नहीं लगाना चाहिए, हमें उसको कंटेम्परेरी रियलिटीज के मुताबिक देखना चाहिए, कंटेक्सचुअलाइज करना चाहिए। किसी भी सोसाइटी के अध्ययन को हम करते हैं जब, तो हमारी विमेन का सन 1700, सन 1800, 1900 में उनकी पोजीशन क्या थी? बंगाल,
लाहौर, उड़ीसा या डेक्कन की वुमन की पोजीशन क्या थी, फिर तो हम कह सकते हैं कि ये पिछड़े हुए थे या आगे थे। भाई जब अंग्रेज अपना वो बताता है कि हमने भारत को क्या दिया, जब वो अपनी बड़ाई करता है कोई भी अंग्रेज, वो कहता है हमने सती प्रथा बंद कर दी। हमारे यहाँ तो कभी सती प्रथा थी है कौन है भाई, तो क्या तो बंद हुई। तो इस मामले में हम आगे हो गए, वो औरत है। इफ banning this sati is a forward looking step, then we had taken it much before the British arrived. So we were forward looking. Second issue is that of ownership of assets. हमारे इलाके को छोड़ के, एंड आई एम सेइंग इट वेरी डेलिबरेटली, हमारे इलाके को छोड़ के कोई मुझे कॉमन वुमेन की, मैं बात नहीं कर रहा हूं कि फलानी रानी बन गई, अहिल्याबाई रानी बन गई, वो बात नहीं कर रहा हूं, वो एक एग्जांपल है। वहां की कॉमन स्त्री के पास जमीन जायदाद थी क्या नहीं थी? क्या वो अगर वहां पे वारिसों का एक आप निर्धारित करते हो कि भाई श्रृंखला क्या होगी वारिसों की, तो उसमें कोई और फिगर करती थी, कोई स्त्री फिगर करती थी या नहीं? यू विल फाइंड के हरियाणा के अलावा कहीं नहीं करती। हमारे यहाँ पे जो स्त्री थी, यस भाई का पहला हक था, उसके बाद बहनों का हक था, और उसके बाद चाचा ताऊओं का हक। ये एक रिकॉर्डेड सत्य है भाई। विमेन एम्पावरमेंट का ये भी तो एक हिस्सा हो गया। सती हमारे यहाँ नहीं थी। विमेन हैड प्रॉपर्टी राइट्स इन सर्टेन केसेस। नाउ लेट्स कम टू एजुकेशन। एजुकेशन तो हमारे पढ़दादा नहीं ना थी। पढ़दादा कितने होगी भाई, स्कूल थे ना? स्कूल ही नहीं थे, मतलब पोस्ट मैं कहूँ तो दोनों ही अनपढ़ थे, दोनों ही अनपढ़ हो गए। अब आ जाओ भाई अगली चीज पे, घूंघट। बहुत भारी इशू बन जाता है घूंघट। आज के दिन भी आप वो एक बड़ा पॉपुलर सा गीत है, ससुरे के आगे बहुड़ क्यों कर चालेगी, गज का घूंघट काट चलूंगी, जेठ के साथ काना घूंघट काट के चालूंगी, देवर के साथ कोई घूंघट नहीं वो रखूंगी। तो इट वॉज नॉट वन शू फिट्स ऑल। ये जो चीज थी, ये एक आंखों की वो एक लाज वाली बात थी, जो मेल भी करता था, मेल गेज भी अवॉइड करता था। ही वुड गेज एट अ वुमन एंड द वुमन वुड आल्सो अवॉइड, बट शी वाज नॉट स्वैप्ड इन द क्लॉथ, शी वाज नॉट टाइड इन अ क्लॉथ, शी वाज नॉट वेयरिंग अ फुल बॉडी कवरिंग। आप कभी पढ़ना, पूना में ब्राह्मण स्त्रियां कैसे जाती थी उस पीरियड में। घूंघट नहीं, पूरा एक वो चलता था उनके चारों तरफ, क्या कहोगे आप उसको, एक पूरी टेंट के अंदर वो चलती। हाँ हाँ, तो आप, और हमारी तो वही खेत में काम करती थी। हाँ, तो फिजिकल पॉसिबिलिटी ही नहीं है पूरा बॉडी कवर करने की, क्योंकि खेत में भी करोगे, चलाओगे, लामनी करोगे, कुछ और काम करोगे, खेत में नड़ाओगे कुछ, तो नड़ाओगे, बात भी करोगे, एक दूसरे ने सहारा भी दोगे, मदद भी करोगे। तो ये जो बकवास है ना, ये इन सारी बकवासों के पीछे एक ही कारण है कि हमारे पास कोई हमारा अपनी वॉइस नहीं है। वही बात आ जाती है स्कॉलरशिप के, कि ये जब ये कोई ऐसी बकवास कर रहा हो तो उसको जवाब देने के लिए कोई सवर अपने यहाँ से उठना चाहिए ना, कि तुम क्या बात कर रहे हो, रिकॉर्ड से दिस, यू आर टॉकिंग नॉनसेंस। दैट इज नॉट देयर। दैट्स द प्रॉब्लम। और वही है सर कि आप अपनी आवाज नहीं बनोगे तो आपकी आवाज कोई और बनेगा, और वो फिर आपके नाम पे लिबर्टी लेके कुछ भी कहेगा, या नैरेटिव फिर आपके नाम पे रख दिया जाएगा, क्योंकि आप बोल ही नहीं पाएगा अभी लाइफ में। और बदकिस्मती की बात यह है कि आज भी जब सो कॉल्ड मतलब मॉडर्न
एरा में जी रहा है हरियाणा, तो तब भी हम अपने पास्ट को लेके एक वही, इसलिए बैकवर्डनेस की फीलिंग अपनी आइडेंटिटी को लेके और अपने सेल्फ को लेके डिनायल की भी, क्योंकि आपके पास ना तो कोई स्कॉलर्स रहे, ना किसी ने रिसर्च की, ना आपको कोई समझाया अपने बारे में, तो एक सेल्फ डिनायल में भी एक, मतलब कोई पूछता है अच्छा हरियाणा में तो ऐसे ही होता होगा, हाँ यार हम हरियाणा तो ऐसे ही, यार क्या करें हमारी सोसाइटी। उसको पता ही नहीं है बेचारे को, बच्चे को भी, बच्चे की गलती नहीं है, उसको पता ही नहीं है मैं क्या बात करूं, इस बात का क्या जवाब दूं। तो नॉट हिज फॉल्ट, फॉल्ट लाइज विद द पीपल लाइक मी एंड माय जनरेशन, जिन्होंने ठीक है अपना पेट भरा है, लेकिन दैट्स इट। पर जनरेशन के अलावा थोड़ा स्टेट फॉल्ट है कि मतलब 66 में राज्य बनने के बावजूद आपने कल्चर डिपार्टमेंट खोल रखा होता है पूरा, जिसका 50-100 करोड़ का बजट होता है, मतलब एक ओरिजिनल रिसर्च साल का, एक रिसर्च पेपर कोई अच्छा सा, कोई अलग सा, कोई इतनी बड़ी बात तो नहीं है कि 2-3 लड़के मिलके या लड़कियां मिलके किसी कॉलेज की आप फंडिंग करो 4-5 लाख रुपए की, और वो साल में आपको काम नहीं करके दे सकते। और ये तो मतलब 60 साल हो गए होने वाले हैं, मतलब स्टेट कोई लाइब्रेरीज नहीं है, पब्लिक लाइब्रेरी कहाँ है? जो अंग्रेजों ने पब्लिक लाइब्रेरीज बनाई भी थी, वो भी अब उनमें दुकानें खुलवा दी हैं। मैं गया था झज्जर, एक बड़ा सुंदर सी इमारत है, ज्यादा बड़ी तो नहीं है पर है बड़ी सुंदर सी, छोटी घंटा घर, एक बार उसका नाम दिया। एक्चुअली वो लाइब्रेरी बनाई थी अंग्रेजों ने, अब उसकी जो जमीन थी उसमें वो म्यूनिसिपल कमेटी वालों ने दुकानें खोल दी। उनके हिसाब से दुकानें ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लाइब्रेरी इंपॉर्टेंट नहीं है। उसमें अंदर जाओ तो खुली पड़ी है, एक अखबार होता है, उसको कोई पढ़ने वाला नहीं होता। मजे की बात यह है आपके यहाँ पे ना अखबार या किताब चोरी नहीं होगी। अच्छा ये ना, मैं कभी जैसे पाकिस्तान का वो देखता हूँ तो सेम मैंने लोगों को ये कहते हुए वहां पे भी देखा है कि हमारे यहाँ भी बस ये कि कॉर्नर का प्लॉट ले लो, जमीन है जमीन बेच दो, रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर दो, इसके आगे मतलब पब्लिक कॉन्शियस जो है ना सर, वो है ही नहीं चीजों की, लोग उसमें। और जब से हम नए एरा में एंटर करे हैं, थोड़े बहुत एजुकेटेड हो गए हैं, तो सबको यही है कि प्रॉपर्टी बना लो, मतलब एक रैट रेस चली हुई है, किसी को भी मतलब ख्याल सा नहीं है कि बाकी चीजें भी इंपॉर्टेंट है। तो मास्लो की थ्योरी ऑफ नीड्स है ना एक, वो है 5 नीड्स की। हाँ, उसमें सबसे नीचे दर्जे की जो नीड्स होती है उनको हाइजीन नीड्स कहते हैं। बेसिकली एक्विजिशन ऑफ एसेट्स, इकट्ठा करना, पैसा इकट्ठा, चीजें इकट्ठा करना। और उसके ऊपर वाले जो लेवल होते हैं वो अब हमारी सोसाइटी उसी लेवल पे फंसी हुई है, हाइजीन नीड्स वाले पे। शायद वो टाइम लगेगा, 1-2 जनरेशन और लगेंगी शायद, लेट्स सी। आई होप नॉट, आई होप इट ग्रोज फास्टर। हाँ, छोटू राम जी कहते थे कि 2-3 जनरेशन लगती है मतलब सब बांध सुधारने में। तो ये तो लग ली ना सर, छोटू राम को गए तो देखो अब 3 जनरेशन तो हो ही ली, इट्स अबाउट टाइम के हरियाणा में, और उसके बावजूद भी अभी भी वही सिस्टम चल रहा है, ज्यादा फर्क मैंने देखा नहीं। तो सर छोटू राम को भी इन्होंने मूर्खों ने वो पहले उसको जाटों का नेता बना दिया, फिर उसको औलान बना दिया, और फिर उसको ले जाके गड्डी सापला में खड़ा कर दिया, मतलब सत्यानाश कर दिया एक लीगेसी का, जिसने पूरे पंजाब, मतलब उस टाइम का जो पंजाब था, जिसमें उस समय तो हरियाणा भी 1937 से लेके और 1942 के बीच में जो इस एरिया में डेवलपमेंट हुई है, वो रेट ऑफ डेवलपमेंट आज तक नहीं मिला है। इट्स अ हिस्टोरिकल फैक्ट एंड इट वाज थैंक्स टू दैट मैन। और उस आदमी को इन्होंने एक जाति विशेष का नेता बना के और अपने वोट बैंक के चक्कर में सत्यानाश कर, ये हालत है। यही सर, यही विडंबना है हमारी कि हरियाणा में वही है ना, कास्ट इतनी हावी हो जाती है बाकी सब चीजों पे, क्योंकि वही आप इसके आगे नहीं हो। इट्स सैड, एक्चुअली जाति दो ही है, गरीब और अमीर। हाँ, मतलब आदमी को चाहिए तो ये कि भाई अपने बढ़ोतरी के लिए काम करे, और समाज तो इकट्ठा ही बढ़ेगा, अकेला आदमी तो बढ़ नहीं सकता। तो कोई हम ये सारा समय हमने यही तो लगाया है कि जब मॉरल इकोनॉमी थी, क्योंकि सब 36 इकट्ठे थे तो हम खुश थे, और अगर हम उस पर वापस जाने के बजाय अपना अपना डफली, अपना अपना राग रखेंगे, या पॉलिटिक्स के चक्कर में जाति वगैरह धर्म वगैरह पे ही
धर्म बहुत अच्छी चीज है, लेकिन प्राइवेट। सही। तो और जाति बिल्कुल अच्छी बात है, सबको अपने अपने में खुश होना चाहिए, लेकिन कलेक्टिवली तो हमें काम करना ही पड़ेगा। और कलेक्टिवली अगर हम अच्छे लोगों को अपने शासक बनाना चाहते हैं तो हमें जाति देखने के बजाय आदमी देखना पड़ेगा, वो काम कैसा या उसकी नीतियां देखनी पड़ेगी। बिल्कुल सर। मैं जैसे पहले यहाँ पे मैं आपको एक बात बता दूं, हमारे यहाँ पे जो चौधरी होता था वो हेरिडिटरी नहीं होता था, इसी कारण से जी। इट वाज अ मेरिट बेस्ड अपॉइंटमेंट। वो जरूरी नहीं सबसे अमीर हो, वो जरूरी नहीं सबसे एसेट्स वाला हो, वो जरूरी नहीं सबसे बड़ा लठैत हो, मेरिट बेस्ड। मेरे ख्याल में हरियाणा वालों को समझ जाना चाहिए कि उनको अपना पुराना सिस्टम जिसमें मेरिट बेस्ड ग्रोथ थी उस पर वापस आना चाहिए, मॉरल इकोनॉमी की तरफ आना चाहिए। सही। सर मेरा आखिरी सवाल आपसे इस बारे में ये होगा, अपने जज्जर में भी डिस्कशन हुआ था, तो अरिहंत ने सवाल पूछा था और धनखड़ साहब ने इसका जवाब दिया था। आपने शायद वो बात आई नहीं आप तक, तो मैं आज सर हूँ कि आप भी इस पे जवाब दें। उन्होंने एक बात ये कही थी कि मॉडर्न टाइम में अब हरियाणा खाली होता जा रहा है, बाहरी लोगों का यहाँ पलायन हो रहा है, यहाँ की डेमोग्राफिक भी चेंज हो रही है, मतलब स्ट्रक्चर चेंज हो गया है इकोनॉमी का, तो गांव में वापस जाके तो कोई रहने वाला है नहीं। तो धनखड़ साहब ने एक बात ये कही थी कि आप जहां भी रह रहे हो, आप रोहतक में रह रहे हो, गुड़गांव में रह रहे हो, किसी सोसाइटी में रह रहे हो, तो यू नीड टू क्रिएट बॉन्ड्स देयर। वो जो भाईचारा है या आपसी सौहार्द है, वो आपको अपनी जो कंटेम्प्रेरी सेटिंग है वहां ढूंढना पड़ेगा, लिंकेजेस बनाने पड़ेंगे आपस में, कल्चर को, लैंग्वेज को बचाने के लिए, अपना जो आपका एक विरासत है, विरसा है, उसको बचाने के लिए। तो आपका क्या नजरिया है? अब मैंने शुरू में जैसे स्टार्ट किया था कि अनफॉर्चुनेटली आप और मैं दोनों आज गांव में नहीं रहते, वो ड्यू टू कंपल्जन है, इकोनॉमिक कंपल्जन, कुछ भी कहें उसको। तो यहाँ पर इस सेटिंग में, क्योंकि ये सेटिंग को हम कभी भी पूरे तरीके से अपना नहीं पाते, हमें हमेशा लगता रहता है कि हम यहाँ मतलब एक तरह अपना घर भी ले लिया लेकिन यहाँ किराए पे ही है, कि हम किसी और शहर, किसी और के घर में रह रहे हैं बाहर आके भी, ये अपना सा नहीं है। तो यहाँ पर हम अपना नेचुरल वो कैसे मतलब बॉन्ड क्रिएट कर सकते हैं, यहाँ पॉसिबिलिटी लगती है आपको इस अर्बन सेटिंग में? देखो, जहां तक तो कॉस्मोपॉलिटन सिटीज का सवाल है, वो तो एक ऐसा मेल्टिंग पॉट है कि उसके अंदर जो सब कल्चर्स हैं वो सर्वाइव तो करती। जैसे चित्तरंजन पार्क है दिल्ली में, तो वहां पे ज्यादातर बंगाली रहते हैं, वो अपना एनुअल सेलिब्रेशंस करते हैं। ऐसे ही करोल बाग वगैरह पंजाबी डोमिनेटेड एरिया हो गया, तो इस टाइप की जो सब कल्चर है वहां पे भी सरवाइव करती हैं। वो मॉडिफाई हो जाती हैं, जो रिचुअल्स और जो रिलेशंस बेस्ड थे पुराने कामों पे, उनको रीडिफाइन कर लिया जाता है। जैसे त्योहार हैं, अब भाई आपने कुआ पूजन का त्योहार है, जैसे अब नल पूजन लगे, ये तो स्टुपिडिटी है। पर हाँ, आप उसको कुआ पूजन को एक्चुअली इट वाज मेंट टू गिव homage to sustenance, sustaining power of water, the life-giving power of water. तो उन चीजों को हमें जिंदा रखना चाहिए। बहुत सी ऐसी सोसाइटीज हैं जिनका हम एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे पारसी हैं, बहुत थोड़े हैं लेकिन फिर भी अपने उनको जिंदा रखे हुए हैं। और ऐसे ही ज्यूज हैं, उन्होंने 2000 साल तक वो दुनिया में इधर उधर भटकते रहे और उन्होंने अपने, देखो पिछले 70 साल में उन्होंने अपनी डेड लैंग्वेज को जिंदा कर दिया है। तो यही काम हम भी कर सकते हैं, हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं। हमें चाहिए कि हम अपने लोगों को सिखाएं कि उन्हें जिंदा क्या रखना है। प्रॉब्लम आज के दिन ये है कि हमारे बच्चों को ये नहीं पता कि हम क्या लेके चले। अब हम तीज का जैसे त्योहार है, तीज हमारा बड़ा स्पेशल त्योहार है। अभी ये कार्तिक नाड़ा है, बड़ा स्पेशल त्योहार है, तो और इनके बड़े बढ़िया मीनिंग्स भी हैं, इनके ऊपर गाए जाने वाले गीत वगैरह हैं। तो हम उसको वी कैन मॉडिफाई इट टू द अर्बन सेटिंग एंड गेट टुगेदर भाई, कार्तिक मिलन कर लो, तीज मिलन कर लो, इस टाइप के।
फिर अपनी जो आपकी साहित्य है, हम लोग भूल गए हैं। मैं हर जगह पूछता हूँ भाई निहालते के साउंड के बारे में बेरा है लोगों को, तो इन चीजों का रिकॉर्डिंग, कोडिफिकेशन, ये सब चीजें हमें चाहिए। बिल्कुल। हर शहर में एक लाइब्रेरी हो जिसमें भी हमारी रीजनेबल पॉपुलेशन, सबसे पहली जरूरत है हमें जुड़ना है। जो ये 36 बिरादरी जो आज के दिन अपने अपने साइलोज में रह रही है ना, उनको एक बात समझ में आनी चाहिए कि सब है तो हम हैं, नहीं तो हम भी नहीं है। मतलब वो फिर कुछ और ही बन जाएंगे। अगर हम अपना हरियाणा को छोड़ के और सब कहीं दूसरों के साथ लटकने की कोशिश करेंगे, कि उस वाली आइडेंटिटी को अपनाने की कोशिश करेंगे, वो तो आपको कभी लेगा नहीं अंदर। यहां से भी आप हट जाओगे, दोनों तरफ से दोनों तरफ से। तो थोड़ा सा ये तो ना लोगों को इकट्ठा करना बहुत जरूरी है मेरे हिसाब से। तो जो हमारा इंटेलेक्चुअल है, जो सोशल समाज का सोचता है, उसको सबसे पहले चीज तो यही सोचनी है कि ये इन लोगों के अंदर जो जहर हम सब में भर गया है, इसको कैसे निकालें। और दूसरा, अपनी जो चीजें हैं उनकी रिकॉर्डिंग करना, उनकी ऑथेंटिकेशन करना बहुत जरूरी, बिल्कुल, और अडॉप्ट करना। और शायद ही एक पॉसिबल सॉल्यूशन है आगे इस अर्बन सेटिंग में भी। अर्बनाइजेशन डे बाय डे बढ़ ही रही है सर। मतलब ये तो गांव में भी अब एक तरह से, मतलब आप देखोगे यहाँ भी छोटे छोटे टाउन बसते जा रहे हैं। जज्जर के राउंड कोई सिटी बस रही है, कुछ बस रहा है, खरखौदा हो गया, जज्जर हो गया पूरे रास्ते पे। तो लेट मी मेक अ प्रेडिक्शन जी। Urbanization is a phenomena which is now in its last century. अच्छा। तो मैं तो डेफिनेटली यहाँ नहीं हूँगा। आप भगवान करे आप यहीं हो। एंड about 50 years down the line, आप withering away of the city you will see. अच्छा। That city will start withering away. तो आप मतलब ये प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि दोबारा मतलब गोइंग बैक टू द विलेज ये ट्रेंड होगा, या ये जो अर्बन गोइंग बैक, यस, ह्यूमन नेचर में नहीं है गुम हो जाना, अपनी आइडेंटिटी को खो देना, ये ह्यूमन नेचर में नहीं है। शहर ये हमसे डिमांड कर रहा है, और जब तक गरीबी है तो शहर की तरफ आने की जरूरत है। अब जैसे एआई आ रही है, आपका नेट जो है वो रिमोटेस्ट एरियाज में भी पहुंच रहा है, तो डिसेमिनेशन नॉलेज के लिए आपको शहर में आने की जरूरत नहीं है। और जो आपकी आइडेंटिटी है वो एक छोटी सोसाइटी ही देती है, एक छोटा शहर ही देता है। एक छोटे शहर में लोग आपको बता देंगे, अच्छा तू फलाने को ढूंढ रहे हो भाई, उसका घर उधर है। यहाँ पे सो दीज प्रॉब्लम्स ऑफ अर्बनाइजेशन विच आर एसेंशियली साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, and the attractions are essentially materialistic attractions. Once the materialistic attractions get diffused to wider space, people will go back to smaller communities. Right. Smaller and vibrant communities. Yes, that will be vibrant by nature. बिल्कुल। तो लेट्स सी सर क्या रहता है। होपफुली इसमें से कुछ प्रेडिक्शन वो होपफुली ट्रू होंगी। बाकी बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आज जुड़ने के लिए इस सर्द भरी रात में पोका जाटा। तो बिल्कुल इसी के साथ दर्शकों का भी धन्यवाद एपिसोड देखने के लिए, और कर्नल साहब का भी। आगे सर 1-2 एपिसोड हमारे पेंडिंग है। मैं चाहूंगा, एक हमने बात करनी थी जॉर्ज थॉमस के बारे में। मैं अभी 2-3 दिन पहले ही पढ़ रहा था दोबारा, रिविजिटिंग हिज एक्सप्लॉइट्स इन जहाजगढ़। तो हम द फर्स्ट माय फेवरेट जॉर्ज थॉमस के बारे में बात फेवरेट है। जॉर्ज थॉमस फेवरेट है। करेक्ट। थैंक यू वेरी मच, वेरी काइंड ऑफ यू।